नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग FYGP सेमेस्टर 2 माइनर सब्जेक्ट साइबर डिफेंस का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न हमारा है, सूचना सुरक्षा के मूल बातों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से सूचना सुरक्षा या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होता है, इसके कौन कौन से मूल बातें हैं उसको देखेंगे। परिचय के रूप में पहला हेडिंग आपको देना है सूचना सुरक्षा या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इसे हम लोग देखते हैं, अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक पहचान को अनावश्यक लोगों से सुरक्षित रखना ही या उनके दुरुपयोग से होने वाले नुकसान को बचाना ही सूचना सुरक्षा या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कहलाती है। सूचना सुरक्षा को इन्फोसेप के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। आपके पास जो सूचना है, जो जानकारी है या अन्य जितने डिजिटल जानकारी आपके पास मौजूद है, वह बिना आपकी अनुमति के दूसरे लोगों तक ना पहुंच सके, उसको किस प्रकार से सुरक्षित रखना है, किस प्रकार से नुकसान से बचाना है, इसे ही सूचना सुरक्षा या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कहा जाता है। आगे है, सूचना सुरक्षा को इन्फोसेप के नाम से भी जाना जाता है। तो सूचना सुरक्षा का दूसरा नाम क्या है? इन्फोसेप है, यानी सूचना सुरक्षा को इन्फोसेप के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको आपको 2-4 बार पढ़ लेना है। मैंने इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। जब आप इसको नोट कर लीजिएगा तब आप इसको खुद समझ जाइएगा। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। आगे आपको सूचना सुरक्षा में ही लिखना है, वर्तमान युग में सूचना चाहे डिजिटल हो या भौतिक, यह हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग बन गया है। आज के समय में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ना होना खुद को विनाश के मुंह में धकेलने के बराबर है। यह हमारी व्यक्तिगत पहचान से लेकर के व्यावसायिक गोपनीयता तक प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसको हम लोग समझते हैं। आज के समय में आपके पास जितने भी जानकारी या सूचनाएं मौजूद हैं, चाहे वह डिजिटल हो या भौतिक। डिजिटल कहने का मतलब है ऑनलाइन मौजूद है, और भौतिक कहने का मतलब है ऑनलाइन नहीं है। तो डिजिटल और भौतिक सूचनाएं, चाहे जिस तरह की भी सूचनाएं हों, यह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। यदि हमारे पास जो सूचनाएं हैं हमारे बिना किसी अनुमति के लोगों तक पहुंच जाती है, तो कहीं न कहीं वह हमें क्या करेंगे? नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आज के समय में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का ना होना खुद को नुकसान पहुंचाने के बराबर है। यह हमारे व्यक्तिगत पहचान से लेकर के अन्य जितने भी हमारे काम हो गए हैं, जैसे व्यावसायिक हो गए हैं, व्यावसायिक जो हम काम करते हैं, ये सभी क्षेत्रों में हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यावसायिक कहने का मतलब है जैसे गूगल फ़ोन हो गया, फ़ोन पे हो गया, या जो भी हम कारोबार करते हैं जहाँ पर हमारे पैसे इकट्ठे होते हैं, तो इन सभी सूचनाओं को हमको गुप्त रखना है। तो इसको आप समझ गए होंगे। आज के समय में जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी है, ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। आगे आपको सूचना सुरक्षा या इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में ही लिखना है, आज जैसे जैसे डिजिटल क्षेत्र विकसित होते जा रहे हैं, वैसे वैसे सूचना सुरक्षा और साइबर सुरक्षा का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। यह न केवल हमारी व्यक्तिगत जानकारी, वित्तीय डाटा और डिजिटल पहचान की रक्षा करती है, बल्कि यह व्यावसायिक दृष्टि से ग्राहकों के डेटा और बौद्धिक संपदा को भी सुरक्षित रखती है। अर्थात हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के माध्यम से हैकिंग, फिशिंग और डेटा चोरी जैसे गंभीर खतरों से सुरक्षित रहते हैं। इसे हम लोग समझते हैं। आज के समय में जो भी डिजिटल माध्यम हो गए हैं या जितने भी डिजिटल क्षेत्र हैं, उनमें लगातार परिवर्तन देखने को मिलती रहता है। इनकी विकास की प्रक्रिया काफ़ी तेज़ है। तो जैसे जैसे डिजिटल क्षेत्रों का विकास हो रहा है, वैसे वैसे सूचना सुरक्षा और साइबर सुरक्षा का हमारे जीवन में महत्व बढ़ता ही जा रहा है। जो सूचना सुरक्षा है, यह हमारे व्यक्तिगत जानकारी, वित्तीयगत डाटा, इसके अलावे जो ग्राहकों के डेटा होते हैं, बौद्धिक संपदा, इन सभी की सुरक्षा करता है। बौद्धिक संपदा कहने का मतलब है यदि आप कोई डिजिटल सामान बनाते हैं तो उस पर कॉपीराइट का अधिकार होता है, या अन्य भी कई प्रकार के अधिकार होते हैं जिसे बौद्धिक संपदा अधिकार कहा जाता है। तो इन सभी की सुरक्षा करता है। कौन करता है सुरक्षा? तो सूचना सुरक्षा। आगे है, इसके अलावे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के माध्यम से हैकिंग, फिशिंग और डेटा चोरी जैसे गंभीर खतरों से हम सुरक्षित रहते हैं। तो देखो, जो हमारे पास डेटा मौजूद है, जो जानकारी मौजूद है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या करता है? उनको सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे जो साइबर अपराध वाले व्यक्ति होते हैं, साइबर क्राइम वाले व्यक्ति होते हैं, उन तक सूचनाएं नहीं पहुंच पाती है। यानी डेटा चोरी होने और हैकिंग, फिशिंग जैसे गंभीर अपराधों से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। तो सूचना सुरक्षा के बारे में आप समझ गए होंगे। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है सूचना सुरक्षा के सिद्धांत या स्तंभ, यानी सूचना सुरक्षा के कितने स्तंभ हैं, इसके कौन कौन सिद्धांत हैं, उसी को बताना है। तो इसको देखते हैं। सूचना सुरक्षा या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को सुरक्षित बनाए रखने के लिए 3 स्तंभों या सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। यानी हमारे पास जो जानकारी मौजूद है, जो हमारे पास डिजिटल माध्यम में डेटा उपलब्ध है, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमें सूचना सुरक्षा के 3 स्तंभों या सिद्धांतों से होकर गुजरना पड़ता है। तो सूचना सुरक्षा के कौन कौन स्तंभ है, उनको भी हम लोग देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट करके।
पहला आपको देना है गोपनीयता या कॉन्फिडेंटली, यानी सूचना सुरक्षा का पहला स्तंभ क्या है, गोपनीयता या कॉन्फिडेंटली। इसे हम लोग देखते हैं। यह सूचना सुरक्षा का मूल स्तंभ है जो यह सुनिश्चित करता है कि संबंधित जानकारी केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसे देखने या उपयोग करने का अधिकार है। यह डाटा को अनधिकृत पहुंच, चोरी या लीक होने से बचाता है। तो देखो, गोपनीयता या कॉन्फिडेंटली कहने का मतलब है जो डिजिटल माध्यम में जानकारी मौजूद है, जो डेटा मौजूद है, वह केवल जिनका डेटा है केवल उसी तक पहुंचे, अन्य लोगों तक ना पहुंच सके। इसी को गोपनीयता या कॉन्फिडेंटली कहा जाता है। इसको अभी हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण के लिए बैंक खाते की जानकारी केवल जिसका खाता है उसे और अधिकृत बैंक कर्मचारियों तक ही सीमित रहना चाहिए। गोपनीयता या कॉन्फिडेंटली को हम लोग एक बार अच्छी तरह से समझते हैं। गोपनीयता या कॉन्फिडेंटली कहने का मतलब है जो डिजिटल माध्यम में जानकारी मौजूद है, जिनका डिजिटल डेटा है केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचे, अन्य लोगों तक यह ना पहुंच सके। इसी को गोपनीयता या कॉन्फिडेंटली कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हो बैंक में। बैंक जो होता है, बैंक खाते की जानकारी केवल जिसका खाता होता है उसे होता है, और जहां पर आप बैंक खुलवाए हैं वहां पर जो कर्मचारी काम करता है केवल उन्हीं लोगों तक सीमित रहता है। अन्य लोगों को यह जानकारी नहीं होना चाहिए कि आपके बैंक खाते में कितने पैसे हैं, आपका पासवर्ड क्या है, वरना क्या कर लेगा, आपको नुकसान पहुंचा देगा। तो यह सूचना सुरक्षा का पहला स्तंभ था, गोपनीयता या कॉन्फिडेंटली, यानी कि जिनका जो डाटा है केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचे, अन्य लोगों तक यह ना पहुंच सके। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है अखंडता या इंटीग्रिटी। अखंडता या इंटीग्रिटी यह सुनिश्चित करता है कि जानकारी सटीक, विश्वसनीय और अपरिवर्तित रहे। इसका मतलब है कि डाटा में कोई बदलाव या हेरफेर ना हो, जिससे बैंक खाते में जमा राशि या लेन देन का वितरण हमेशा सही होना चाहिए। तो इसको आप एक बार अच्छी तरह से समझो। अखंडता या इंटीग्रिटी यह सूचना सुरक्षा का दूसरा स्तंभ है। इसका मतलब होता है कि जो जानकारी डिजिटल माध्यम में मौजूद है वह एकदम सही होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए और इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हो बैंक खाते में जो लेन देन की राशि होता है वह सही होना चाहिए, यानी हम बैंक में कितना पैसा जमा कर रहे हैं, कितना पैसा निकाल रहे हैं, इन सभी की जानकारी एकदम सही होना चाहिए। इसी को क्या कहा जाता है, अखंडता या इंटीग्रिटी कहा जाता है। तो इसको आप समझ गए होंगे। यह सूचना सुरक्षा का दूसरा स्तंभ था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। तीसरा पॉइंट आपको देना है उपलब्धता या अवेलेबिलिटी, यानी सूचना सुरक्षा का तीसरा मूल स्तंभ क्या है, उपलब्धता या अवेलेबिलिटी। इसे हम लोग देखते हैं। उपलब्धता या अवेलेबिलिटी यह सुनिश्चित करता है कि जानकारी और संसाधन अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए आवश्यकता पड़ने पर तुरंत बिना किसी बाधा के उपलब्ध हो जाए, लेकिन इसका पालन सेवा और शर्तों के नियमों के अनुसार होना चाहिए। तो यहाँ पर उपलब्धता या अवेलेबिलिटी कहने का मतलब है जहाँ भी आप डिजिटल क्षेत्रों में अपने डाटा को सुरक्षित रखे हैं, जो ऐप है या जो भी डिजिटल क्षेत्र है जहाँ पर आप अपने डाटा को सुरक्षित रखे हैं, वो क्या करेगा, आपको आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी बाधा के तुरंत उपलब्ध कराने की प्रयास करेगा। लेकिन इसका कुछ नियम रहता है, कुछ सेवा रहता है, उसका पालन होना चाहिए, उनकी शर्तों का पालन होना चाहिए। जैसे जहाँ पर आप अपने डाटा को रखे हैं वहाँ पर यदि आप पासवर्ड डाले हैं तो वह पासवर्ड एकदम सही होना चाहिए, या जो भी अन्य जानकारी होता है वह सही होना चाहिए, तभी आपको यह उपलब्ध हो पाएगा। तो उपलब्धता या अवेलेबिलिटी का मतलब समझ गए आप। इसको हम लोग उदाहरण के रूप में समझते हैं। उदाहरण के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी समय ऑनलाइन बैंकिंग खाते तक पहुंच सकता है या एटीएम आदि से पैसे निकाल सकता है, लेकिन शर्त है कि बैंक खाता या एटीएम उसी व्यक्ति का हो जो व्यक्ति पैसा निकाल रहा है, मतलब वह व्यक्ति अधिकृत उपयोगकर्ता हो और सभी सेवा या नियमों का पालन कर रहा हो। उदाहरण को हम लोग एक बार अच्छी तरह से समझते हैं। कहने का मतलब मैंने बैंक को लिया है, तो बैंक में आपके पास जो पैसा मौजूद है आप कभी भी निकाल सकते हो ऑनलाइन माध्यम से, लेकिन यहाँ पर शर्त है कि जो बैंक खाता है आप ही का होना चाहिए। इसमें जो पासवर्ड है, जो एटीएम कार्ड है या जो भी अन्य चीज़ें लगता है वे सभी आप ही का होना चाहिए। इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, तब आप किसी भी समय अपने पैसा को निकाल सकते हैं। जो भी डिजिटल माध्यम है यह आपको प्रयास करेगा कि जल्द से जल्द यह आपके पास उपलब्ध हो जाए, लेकिन यदि कोई भी गड़बड़ी हो जाता है तो यह आपको नहीं देगा, यानी इसमें नहीं निकल पाएगा। जो भी होगा इसमें बाधा उपलब्ध होने लगेगा। तो उपलब्धता या अवेलेबिलिटी को आप समझ गए होंगे। आगे आपको लिखना है उपयुक्त तीनों स्तंभ किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत और व्यावसायिक जानकारी को बिना किसी बाधा के सुरक्षित रखने में मदद करती है। अभी हम लोगों ने उपयुक्त में सूचना सुरक्षा के 3 स्तंभों को देखा, गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता। तो ये तीनों स्तंभ किसी भी व्यक्ति की जो व्यक्तिगत जानकारी है, जो व्यावसायिक जानकारी है या अन्य जितने भी डिजिटल जानकारी है उसको सुरक्षित रखने में मदद करेगी। ठीक है, इससे सुरक्षित रहेगा। तो इसको भी समझ गए होंगे, इसको आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है सूचना सुरक्षा के सर्वोत्तम उपाय, यानी वे कौन से उपाय हैं जिनको अपनाकर हम अपनी सूचनाओं को, अपने डिजिटल डाटाओं को सुरक्षित रख सकते हैं। पहला है मजबूत पासवर्ड बनाएं जिसमें ऐसी संख्या या प्रतीक हो जिसे कोई व्यक्ति आसानी से पता ना लगा सके। साथ ही साथ कभी भी पासवर्ड को ऑनलाइन साझा ना करें। तो देखो, अपनी सूचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए हमें पासवर्ड बनाना पड़ेगा, मजबूत पासवर्ड बनाना पड़ेगा। इसमें ऐसी संख्या या ऐसे चिन्ह होना चाहिए जो आसानी से कोई भी व्यक्ति ना पहचान पाए। साथ ही साथ हमें कभी भी ऑनलाइन अपने पासवर्ड को साझा नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है किसी भी स्मार्ट डिवाइस पर संग्रहित महत्वपूर्ण डेटा का नियमित रूप से बैकअप लेते रहें। तो जितने भी डिवाइस होते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या मोबाइल हो, सभी में, ठीक है, जो भी डाटा मौजूद होता है वहाँ पर बैकअप का एक ऑप्शन होता है। उनको हमको क्या करना चाहिए, समय पर बैकअप लेते रहना चाहिए ताकि जो डेटा हमारा मौजूद है वह डेटा सुरक्षित रहे। तीसरा पॉइंट है लैपटॉप, स्मार्टफोन, टेबल और किसी भी स्मार्ट डिवाइस को भौतिक रूप से हमेशा सुरक्षित रखें। यानी कि जो आपके पास डिवाइस मौजूद है उसको आपको हमेशा अच्छी तरह से रखना है ताकि अन्य लोगों के हाथ में ना पड़ जाए। मतलब कहने का मतलब है जैसे चोरी होने से आपको बचाना है इन डिवाइसों को, ताकि जो आपके पास डाटा है वह डाटा लीक ना हो सके। तो ये तीसरा पॉइंट था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चौथा पॉइंट है अज्ञात स्रोतों से प्राप्त किसी भी संदेश या ईमेल को हटा दें। अज्ञात स्रोत कहने का मतलब है जब आप किसी ईमेल को नहीं जान रहे हैं या जो भी आपके पास मैसेज आया है उसको आप नहीं जान रहे हैं, तो उसको क्या करना है, आपको उसको डिलीट कर देना है ताकि उसमें कोई लफड़ा ना हो और आपका डेटा लीक ना हो। पांचवा पॉइंट देना है आपको केवल उन ऑनलाइन स्रोतों से सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप डाउनलोड या इंस्टॉल करें जो आधिकारिक रूप से सही हो। यानी कि आपके पास जो डिवाइस मौजूद है, जो स्मार्टफोन मौजूद है, इसमें क्या होता है, समय समय पर हमें विभिन्न प्रकार के मोबाइल ऐप और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ते रहता है। तो हमको केवल उन्हीं जगहों से जो ऐप है या सॉफ्टवेयर है वहीं से हमको डाउनलोड या इंस्टॉल करना है जो आधिकारिक रूप से सही हो, यानी कि वो हमें सुरक्षा की 100% गारंटी देता हो। इससे हमारे डेटा लीक नहीं होगा। तो ये पांचवा पॉइंट था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। छठा पॉइंट है किसी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक ना करें, खास करके एसएमएस या मोबाइल मैसेजिंग जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से भेजे गए लिंक आदि। तो देखो, यदि कोई अनजान व्यक्ति जिसको आप नहीं जान रहे हो, यदि कोई वह अनजान व्यक्ति कोई लिंक या एसएमएस भेजता है तो उसको आपको तुरंत से क्लिक नहीं कर देना है। जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर बहुत सारे लिंक आते रहता है, तो आपको पहले देख लेना है कि जो लिंक भेजा गया है वह हमें संबंधित व्यक्ति ही भेजा है कि नहीं भेजा है। तो इसको एक बार अच्छी तरह से देख लेना है, तभी आपका जो डेटा रहेगा वह लीक होने से बच पाएगा। सातवां पॉइंट है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें और नवीनतम खतरों को पहचानने के लिए स्मार्ट डिवाइस को नियमित रूप से अपडेट करते रहें। यानी कि देखो, जो आपका मोबाइल होता है उसमें समय समय पर क्या होता है, बहुत सारे वायरस भर जाते हैं, बहुत सारे गंदगी भर जाता है। तो समय समय पर हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना है ताकि जो भी वायरस भरा हुआ है वह निकल जाएगा। और साथ ही साथ हमें मोबाइल को अपडेट भी करते रहना है ताकि जो भी हमारे वायरस भरा हुआ है वह मतलब निकल जाए, ठीक है, वो उससे हमें अपने मोबाइल या डिवाइस को सुरक्षा मिले और जो हमारे डाटा है वह सुरक्षित रहे। आप इन सभी माध्यमों को अपनाकर अपनी सूचनाओं को, अपने डाटा को लीक होने से बचा सकते हो। तो इनको आप एक बार अच्छी तरह से नोट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को देना है निष्कर्ष। निष्कर्ष में आपको लिखना है आज के धोखाधड़ी और डिजिटल अपराध के ज़माने में उपयुक्त सूचना सुरक्षा या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के नियमों और शर्तों का पालन करके डिजिटल रूप से हम अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जानकारी को अनजान व्यक्तियों से सुरक्षित रख सकते हैं। यानी कि आज का जो समय है यह डिजिटल युग है और इस डिजिटल युग में धोखाधड़ी बहुत होता है। हमें कई प्रकार के लालच दिए जाते हैं, जैसे 25 लाख का आपका लॉटरी लग गया या अन्य कई प्रकार के OTP मांगा जाता है, जिससे हमें क्या होता है, व्यक्तिगत नुकसान पहुंचा देता है। निष्कर्ष में इस प्रकार से आपको लिख लेना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।